चलिए हम लोग धातु और अधातु से संबंधित अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। याद रखिएगा कि जो विद्युत तार है उसकी वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है पूछा गया है। ऑप्शन ये है पीतल, बी ऑप्शन है कांसा, सी ऑप्शन है सोल्डर और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मैं आप लोग को पहले बता दूं कि ये जो पीतल है और कांसा है ये दोनों विद्युत के क्या हैं, कुचालक हैं, लेकिन विद्युत परिपथ बनाने में पीतल का उपयोग किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। और पीतल किससे बना होता है ये लिख लीजिए, तो कॉपर प्लस जेडन यानी जिंक का बना होता है। कॉपर को हम तांबा कहते हैं, तांबा और जेडन यानी जिंक को हम जस्ता कहते हैं। तो ऑप्शन में अगर रहे कि ताम्र और जस्ता तब भी क्या है, सही है, और कॉपर और जिंक रहे तब भी क्या है, सही है। अब मैं बात करूं कांसा की, तो याद रखिएगा ये कॉपर प्लस एसएन यानी टिन, ठीक है, सी यानी कि कॉपर और एसएन यानी कि टिन। ये कॉपर और टिन से मिलकर कांसा बना होता है। और या कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर कॉपर ना दे दिया जाए और ताम्र दे दिया जाए तब भी क्या रहेगा, सही, ताम्र यानी कि तांबा। और याद रखिएगा जो सोल्डर होता है ये पीबी प्लस एसएन से मिलकर बना होता है। पीबी यानी कि सीसा, पीबी क्या है, सीसा है, और ये क्या है, टिन है, ठीक। और ये याद रखिएगा कॉपर यानी कि ताम्र में लिख देता हूँ, ताम्र प्लस टिन से मिलकर क्या बना होता है, कांसा बना होता है। और ये ताम्र यानी कि तांबा प्लस जिंक यानी कि जस्ता, ये बात याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोल्डर। सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है, यानी एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना क्या कहलाता है, एनोडिंग कहलाता है, कैटिनेशन कहलाता है, वैसेमरीकरण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, एनोडिंग कहलाता है। चलिए आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर मैं अगला प्रश्न करवाता हूँ। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि फफोलेदार कॉपर है, कहा गया है कि फफोलेदार कॉपर है। फफोलेदार कॉपर किसे कहते हैं, फफोलेदार कॉपर है क्या, इसमें ये पूछा गया है। कह रहा है ऑप्शन ए कह रहा है कि शुद्ध कॉपर है फफोलेदार कॉपर, और बी ऑप्शन कह रहा है कॉपर का अयस्क है, और सी ऑप्शन कह रहा है कि कॉपर की मिश्र धातु है जो फफोलेदार कॉपर है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ हों। यानी कह रहा है कि फफोलेदार कॉपर वह कॉपर होता है जिसमें क्या होता है कि 2% क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी फफोलेदार कॉपर क्या होता है, तो एक प्रकार का कॉपर होता है जिसमें क्या होता है कि 2% क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। यानी जिस भी कॉपर में 2% अशुद्धियाँ हो उसे हम फफोलेदार कॉपर कहते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है 98%, 2%, 70% या 30%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 98%। यानी फफोलेदार तांबा जो होता है उसमें कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है। कन्फ्यूजन में मत रहिए आप लोग कि फफोलेदार तांबा लिखा है और कॉपर होना चाहिए, यानी फफोलेदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 98% होती है। यानी फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा अगर पूछी जाए कितनी होती है तो 98% होती है, क्योंकि यहाँ पर फफोलेदार है तो 98% ही होगा, क्योंकि 2% क्या होता है, अशुद्धियाँ होती हैं। तो इसका राइट आंसर 98% होगा। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला प्रश्न लिखवाता हूँ। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि मुद्रा मिश्र धातु है। जो मुद्रा है वो मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कॉपर 95% है, और एसएन यानी कि टिन 4% है, और पी यानी कि फास्फोरस 1% है। अब दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कॉपर 80% होता है इसमें, और जेडन यानी जिंक 20% होता है मुद्रा में, और सी ऑप्शन कह रहा है कि मुद्रा में कॉपर जो होता है वो 88% होता है, और एसएन यानी कि टिन 12% होता है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि कॉपर जो होता है 90% होता है, और एसएन यानी कि टिन जो होता है 2% होता है, और फास्फोरस कह रहा है कि 8% होता है। तो देखिए डी ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिशत मात्रा है वो दूसरा दिया हुआ है, यहाँ पर 90% है, यहाँ पर 95% है। तो मैं इसका राइट आंसर आप लोग को बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ये है।
यानी मुद्रा मिश्र धातु में कॉपर 95% होता है, एसएन यानी कि टिन जो होता है वो 4% होता है और फास्फोरस 1% होता है। ठीक, कॉपर, एसएन और फास्फोरस को मिलाकर मुद्रा मिश्र धातु बनाई जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न छठवां देखिए आप लोग, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। बाकी सभी धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, लेकिन एक धातु है जो नहीं करती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कॉपर है। यह धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला प्रश्न लिखवाता हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि इसमें देखिए जर्मेनियम है जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, और बी ऑप्शन कह रहा है कि आर्सेनिक है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, और सी ऑप्शन कह रहा है कि एंटीमनी है जो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, और डी ऑप्शन कह रहा है कि उपरोक्त सभी में धातु तथा अधातु के गुण पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, इन तीनों में धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। पिछली बार ये हाई स्कूल में पूछा गया था कि आर्सेनिक और एंटीमनी है, तो आर्सेनिक और एंटीमनी है यानी कि क्या है, तो उसमें था उपधातु है। क्या है? उपधातु है। तो याद रखिएगा, उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। तो जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है? उपधातु हैं, और इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु और अधातु के। अब यहाँ से देखिए प्रश्न 8वां है, तत्वों को सर्वप्रथम दो भागों धातुओं तथा अधातुओं में किसने वर्गीकृत किया है, यानी किसने वर्गीकृत किया था। मैं आप लोग को बता दूं, धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु, ये सब तो होते हैं, लेकिन पेपर में केवल यही पूछा जाए तत्वों को धातु और अधातु में किसने वर्गीकृत किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटाइन लॉरेंट लेवोसियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये, एंटाइन लॉरेंट लेवोसियर ने सर्वप्रथम धातुओं और अधातुओं में तत्वों को बांटा था। चलिए इतना कॉपी में नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला प्रश्न लिखवाता हूँ 9वां और 10वां, फिर ये टॉप 10 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि तांबे के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक विकल्प जो है वो गलत है, बाकी 3 विकल्प सही हैं। हमें गलत का चयन करना है। तांबे के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, यहाँ पर देखिए गलत को अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग पेपर में। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा जाता है। हाई स्कूल में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से प्रश्न बनेगा वो मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि बहुविकल्पीय में ना पूछा जाए, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, कन्फर्म है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि तांबे का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट यानी CuFeS2 है, तो ये बात सही है कि तांबे का मुख्य अयस्क क्या होता है, तो कॉपर पाइराइट होता है, जिसका सूत्र CuFeS2 है। Cu यानी कि कॉपर, Fe यानी कि आयरन, और S2 यानी कि S क्या है, सल्फर। कॉपर, आयरन और सल्फर से मिलकर क्या बनता है, कॉपर पाइराइट। ठीक है, तो कॉपर पाइराइट का सूत्र पूछा जाए तब भी आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन में हो सकता है बहुविकल्प में पूछा जाए कॉपर पाइराइट का सूत्र है, तो इस तरीके से दे दिया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। बी ऑप्शन कह रहा है कि कॉपर पाइराइट जो है वो कॉपर का मुख्य सल्फाइड अयस्क है। हाँ, तो ये भी बात क्या है, सही है कि जो कॉपर पाइराइट है वो कॉपर का मुख्य सल्फाइड अयस्क है। अच्छा, ऑप्शन में रहेगा कि सल्फाइड अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क है या हाइड्रोक्साइड है, तो इस तरीके से तो सल्फाइड अयस्क है, सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, यस लगा हुआ है। यस फॉर क्या होता है, सल्फर। सल्फर यानी कि सल्फाइड अयस्क है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क कॉपर ग्लांस Cu2S जो है वो क्या है, कॉपर ग्लांस का सूत्र है, याद रखिएगा। और दूसरा कह रहा है कि क्यूप्राइट जो है वो Cu2 वो है, तो याद रखिएगा जो ये दोनों अयस्क लिखे हुए हैं कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क जो हैं वो कॉपर ग्लांस भी हैं और तथा क्यूप्राइट भी हैं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है, हमारा सही हो जाता है। और डी ऑप्शन कह रहे हैं कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण परावर्तनी भट्ठी द्वारा किया जाता है, ये विकल्प गलत हो जाता है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो होता है वो परावर्तनी भट्ठी द्वारा नहीं किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, इसका सांद्रण फेन प्लवन विधि
विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, विधि द्वारा किया जाता है। इसीलिए यह विकल्प क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसमें लिखा है विकल्प में कि सल्फाइड अयस्क जो है वो इसका सांद्रण परावर्तनी भट्ठी द्वारा किया जाता है, तो परावर्तनी भट्ठी द्वारा नहीं किया जाता है, फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। ये भी पेपर में पूछा जाए। मैं आप लोग को बता दूं कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण पूछा जाए किसके द्वारा होता है, तो फेन प्लवन विधि द्वारा होता है। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए कि सल्फाइड अयस्क का भर्जन किसके द्वारा होता है, तब परावर्तनी भट्ठी द्वारा होता है। यानी सल्फाइड अयस्क का भर्जन जो होता है वो परावर्तनी भट्ठी द्वारा होता है और इसका सांद्रण जो होता है वो फेन प्लवन विधि द्वारा होता है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका राइट आंसर भी यहाँ से लिख लीजिए, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी हमें गलत का पहचान करना था, यही गलत था। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला प्रश्न लिखवाता हूँ, एक लास्ट वाला प्रश्न, फिर ये टॉप 10 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। ये हाई स्कूल में पूछा गया था। मैं आप लोग को थोड़ा अलग से जानकारी और दूंगा। हो सकता है यह प्रश्न ना पूछा जाए, लेकिन इसी तरीके से टच करके प्रश्न पूछा जाए या अलग संख्या दे दी जाए, तब आप क्या करेंगे, तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगी। यहाँ से समझ लीजिए आप लोग। यानी बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है, कौन सा है? कह रहा है कि धातु जो है उसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या अधातुओं के बाह्यतम कोश में यानी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या उपधातुओं के या निष्क्रिय गैस के। तो यहाँ से एक पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि धातुओं के अंतिम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगली बार अगर पेपर में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से 2 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है, तब आप लोग बता ले जाएंगे क्या है, धातु है। 3 है तब भी क्या है, धातु है। 1 है तो क्या बताएंगे आप लोग, धातु है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ से लिख लीजिए। अब यहाँ से अधातुओं के बारे में लिख लीजिए। अधातुओं के बाह्यतम कोश में पूछा जाए या फिर संयोजकता कोश में पूछा जाए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अधातुओं के बाह्यतम कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है, तो क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो अधातु होते हैं उनके संयोजकता कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो चलिए आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।